नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो शायद कहीं और ना मिलें। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा जो है पर्पस ये है वीडियोज़ का कि हम उन टॉपिक्स को लेकर आएँ जो टॉपिक्स अछूते हैं, जो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं बहुत सारी कॉम्पिटिटिव चीज़ों के बीच में, लेकिन वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 11वीं और 12वीं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हिंदी के विषय में, हिंदी की परीक्षा में, और वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना बहुत कम बच्चों को आता है कि उनके सामने जब प्रश्न इस तरह का लिखा हो कि भाई निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं दो का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में, कि अगर उन्हें आप अच्छी तरह सीख लें तो आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक तो चीज़ है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य से आपके 6 + 6 नंबर यानी कि 12 नंबर आते हैं। और ये काव्य जो सप्रश्न व्याख्या है, अगर आपको सीखनी है तो इससे पहले हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लें। और ये बोर्ड परीक्षाओं में, यानी कि कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हिंदी की, उसमें आना कंपलसरी है, उसके सिलेबस में है कि सप्रश्न व्याख्या स्पष्ट कीजिए। जिस तरह सप्रश्न व्याख्या है उसी तरह से एक जो चीज़ है वो 3 + 3 की है, यानी कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आपके पास एक प्रश्न आता है जिसमें आपको 2 काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने होते हैं 3 में से, और एक को जो है करने का आपको 3 नंबर मिलता है। इस तरह 3 + 3 6 नंबर आपको काव्य सौंदर्य से मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कविताएं जो हैं हमारी कक्षा 11वीं और 12वीं की अंतरा बुक में, अंतरा पुस्तक में, उसमें से ही आपको 18 नंबर जो हैं सीधे सीधे मिलते हैं अगर आप सिर्फ 2 चीज़ सीख लें। एक आप सप्रसंग व्याख्या सीख लें और दूसरा आप जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना सीख लें। इसके अलावा जो कविताओं से प्रश्न आते हैं वो अलग चीज़ है। इसलिए मैं बार बार सलाह देता हूँ कि आप जो कविताएं हैं अपनी अंतरा की पुस्तक में, उन्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। ये आपको आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक, बहुत अच्छे जो नंबर हैं वो देकर जाएंगी। तो देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास आएगा प्रश्न सीधा सीधा लिखा हुआ कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 2 का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मेरे यहाँ पर मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि हमारे पास मैंने सिर्फ एक काव्यांश लिया है, लेकिन जब ये प्रश्न आएगा काव्य सौंदर्य वाला तो ऊपर एक लाइन में लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्यांशों में से, नहीं मतलब किन्हीं 2 का आप सब जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। लेकिन आपके पास जो काव्यांश होंगे वो 3 होंगे। जैसे मैंने क लिखा है, क में एक काव्यांश है, ख एक होगा और ग एक होगा। इन तीनों काव्यांशों में से किन्हीं 2 की आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना होगा। अब देखिए करते कैसे हैं मैं वो बता दूं। और 2 करेंगे आप, इसका मतलब एक को करने का आपको 3 नंबर मिलेगा, और जब आप दूसरा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे तो आपको उसको 3 अंक मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह ये जो सवाल है आपका वो पूरा 3 + 3 6 नंबर का होगा। अब चलिए करते कैसे हैं। देखिए उत्तर, जब आपका प्रश्न ऐसा हो और उत्तर लिखते समय आप जब उत्तर लिखें तो शुरुआत हम ऐसे करते हैं। उत्तर लिखकर उत्तर का नंबर डाल देना है, और क्योंकि आपके पास 3 हैं, यानी क ख ग 3 हैं, इनमें से आप जिस भी मतलब काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहे हैं उसको लिख दें। तो मैं यहाँ पर जो क है उसका जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहा हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं संकेत। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने से पहले जैसे हमने सप्रश्न व्याख्या में संकेत लिखा था, आपको वैसा ही इसमें भी संकेत लिखना है, यानी सिग्नल लिखना है। संकेत में क्या लिखेंगे आप, देखिए जाहिर सी बात है कि हम यहाँ हमारे पास जो ये काव्यांश है जिसके हम पहले काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें आप कीजिए आपके काव्यांश के पहले 2 शब्द उठा लीजिए। आपके 2 शब्द कौन से हैं कि चढ़कर मेरे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि चढ़कर मेरे 2 शब्द हमने यहाँ से उठा लिए, और बीच में आपको डॉट 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 लगा देना है, और अंत में जो आखिरी 2 शब्द हैं यहाँ है होड़ लगाई। होड़ लगाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस संकेत को लिखने का मतलब ये होता है, इस संकेत को लिखने का उद्देश्य होता है कि मैं दर्शा रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहा हूँ।
सप्रसंग व्याख्या में भी यही था कि इस संकेत को लिखने का उद्देश्य था कि मैं यहाँ से लेकर और वहाँ तक का, मतलब चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई तक का मैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर रहा हूं। तो इस संकेत को हमने लिख दिया। संकेत लिखने के बाद आपको एक काम जो करना है वो आपको लिखना है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य, तो ये भाव सौंदर्य लिखकर आपको इसको बीच को अंडरलाइन कर देना है। और भाव सौंदर्य में लिखना क्या है, देखिए आपके सामने जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या में हम जो व्याख्या कर रहे थे हमें वो यहाँ करना है। जैसे इसमें आप जो है लिखते चले, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाव सौंदर्य में लिखना कैसे है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि देवसेना के जीवन के दुखों, पीड़ाओं, समस्याओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं देवसेना की ओर से कि देवसेना ने अपने जीवन में दुखों का, पीड़ाओं का या समस्याओं का, संघर्षों का एक पूरा दौर देखा है, पूरी एक श्रृंखला देखी है। और इस सब के बाद जो है जीवन, जो पूरी जीवन व्यथा है, जीवन गाथा है देवसेना की, वो दुखों से भरी हुई है, समस्याओं से भरी हुई है। इस तरह 3 से 4 पंक्तियों में, 3 से 4 लाइनों में आपको भाव सौंदर्य यानी इस कविता का भाव स्पष्ट कर देना है। इस कविता में किस तरह के इमोशन हैं कवि के, कवि क्या कहना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पूरी 3-4 पंक्तियों में शुद्ध हिंदी भाषा में लिख देना है, सरल हिंदी भाषा में लिख देना है। भाव सौंदर्य की जब 3-4 लाइनें लिख दें, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लिखना है शिल्प सौंदर्य। एक कॉलम बनाना है, यहाँ आपको बनाना है शिल्प सौंदर्य। 3-4 लाइन लिखने के बाद उसको आप जो है थोड़ा सा स्पेस दें और लिखें शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य लिखकर आपको करना क्या है, तो अगर आपको याद हो कि हम जब सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे तो सप्रसंग व्याख्या में हमने जो काम विशेष वाले हिस्से में किया, विशेष वाले भाग में किया, आपको वो काम यहाँ शिल्प सौंदर्य में करना है। शिल्प सौंदर्य का मतलब ये कि इस कविता को लिखने वाले कवि ने शिल्प, जो हिंदी भाषा के शिल्प हैं, हिंदी भाषा के हुनर हैं, हिंदी भाषा के कौशल हैं, उनका कितना इस्तेमाल किया है, उनका कितना जो उपयोग किया है, ये हमें यहाँ पर शिल्प सौंदर्य में लिखना है। और शिल्प सौंदर्य में जब हम लिखने की बात करते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, उसी तरह से आप पॉइंट्स बनाएं और लिखें। आप एक लाइन में भाषा के विषय में लिख सकते हैं, यानी इसमें सीधा सा आप भाषा ना लिखें, सीधा सीधा आपको लिखना है एक वाक्य बनाकर कि इस पंक्ति में कवि ने शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का या आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया है। एक लाइन में आप भाषा के बारे में लिख दें, दूसरा फिर आप जो पॉइंट डालें और लिखें किसके बारे में, कविता के भाव के बारे में लिख दें। इस कविता में कवि के ऐसे भाव हैं, ये भाव आपने स्पष्ट कर दिए। नंबर 3 आप लिख सकते हैं किसके बारे में, छंद के बारे में। और छंद के बारे में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि छंद मतलब इसमें हिंदी साहित्य में काव्यांशों में पदों में 2 ही प्रकार के हैं, एक मुक्त छंद है और एक संयुक्त छंद है। मुक्त छंद और संयुक्त छंद पहचानना बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ईजी है। किस तरह, भाई देखिए आप कविता की पंक्तियां पढ़िए और आपको कविता की पंक्ति पढ़ते समय जो पंक्ति का एंडिंग है, पंक्ति की जो आपकी लास्ट जो लाइनिंग है, वहां देखिए कि राइमिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, यानी कि लास्ट जो शब्द है वो तुकांत एक जैसी ध्वनि वाला है या नहीं है। अब इसमें पंक्ति में आप ले लें कि लास्ट में है कि भाई प्रलय चल रहा अपने पथ पर आया, और दूसरी पंक्ति में आया कि उससे हारी होड़ लगाई। एक जगह पर आया है, एक जगह लगाई आया है, मतलब ये दोनों ही शब्द जो है तुकांत नहीं है, दोनों ही शब्दों के तुक नहीं मिल रहे हैं, यानी राइमिंग नहीं मिल रही है। इसलिए ये क्या है, मुक्त छंद है। ओपन जो है मतलब ऐसे इसमें कि ओपन एंडेड है, तो यहाँ जो है ये शब्दों के तुक ना मिले तो क्या है, मुक्त छंद है। और दोनों ही शब्दों के तुक मिले, यानी ऊपर पर है नीचे मर आ जाए, ऊपर पर है नीचे थर आ जाए, घर आ जाए। जब एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों से किसी कविता की पंक्ति की का अंत हो, एंडिंग हो, तो वो संयुक्त छंद है, और एक जैसे शब्दों से एंडिंग ना हो तो वो मुक्त छंद है। तो छंद आप पहचान सकते हैं और उसमें लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने मुक्त छंद का उपयोग किया है। और इसके बाद आप चौथी जो चीज़ लिखेंगे वो आप लिखेंगे तीसरी, और उसके बाद आप चौथी चीज़ जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे किस विषय में बारे में, आप लिखेंगे अलंकार के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलंकार की एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 2-3 अलंकार तो आपको बहुत ही जो है नॉर्मली पहचानने चाहिए। अलंकारों में एक अलंकार उपमा अलंकार। देखिए जब भी आपकी कविता में ऐसा आपको लगे कि किसी एक चीज़ का वर्णन करने के लिए, किसी एक चीज़ के बारे में समझाने के लिए किसी अन्य चीज़ का उदाहरण दिया जा रहा है, उपमा दी जा रही है,
जैसे अगर मैं एक पंक्ति का उदाहरण लूँ और आपकी कविता में एक पंक्ति है कि भाई पर्वत जैसा डटा खड़ा है, पर्वत जैसा डटा खड़ा है वीर भूमि मैदानों में। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, हम किसी व्यक्ति की विराटता को, किसी व्यक्ति के दृढ़ निश्चय को दर्शाने के लिए पर्वत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस व्यक्तित्व को बताने के लिए पर्वत की उपमा दे रहे हैं, पर्वत का उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसी किसी पंक्ति में अगर आपको लगे कि किसी एक चीज को बताने के लिए किसी अन्य चीज का उदाहरण दिया जा रहा है, तो ऐसे अलंकार को हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस कविता में कवि ने उपमा अलंकार का उपयोग किया है। और देखिए एक और अलंकार अगर आपको पहचानना हो बहुत आसानी से, कि देखिए जब भी आप देखें कि कहीं पर भी क्या दो अक्षर एक साथ आ रहे हैं, जैसे इसमें हम देखें हमारे पास जो एक ह और एक ह, दो अक्षर एक साथ आ रहे हैं, शब्द सेम नहीं है, शब्द एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों शब्द एक साथ लिखे हुए हैं और उन दोनों शब्दों की शुरुआत एक ही अक्षर से हो रही है। तो ऐसे जो चीजें हो जहां पर अक्षर की पुनरावृत्ति हो, वर्ण बार बार आए, तो ऐसे अलंकार को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एक तो मैंने आपको उपमा अलंकार यहां बता ही दिया कि उपमा अलंकार क्या होता है, जब किसी की उपमा दी जाए, उदाहरण दिया जाए। दूसरा है अनुप्रास अलंकार, जब किसी अक्षर की, ध्यान रखें अक्षर की पुनरावृत्ति हो, शब्द बार बार ना हो, तो वो क्या है अनुप्रास अलंकार। और जब कोई शब्द ही बार बार आ जाए, जैसे है ना, वह धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे दोनों शब्द सेम है। या स्नेह स्नेह, या जो है ऊपर ऊपर, या जो है जल जल कर मर गया। तो जल जल जो शब्द हैं, यानी जब भी कोई शब्द जो है दोबारा दोहराया जाए, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे अलंकार को हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के। तो दो तीन जो है अलंकार हमें बहुत ही आसानी से पता होने चाहिए, इनमें तो कोई दो राय भी ना हो, ठीक है। बाकी अलंकारों की जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अलंकार शब्द आपको लिख देना कि इस पंक्ति में कवि ने इस अलंकार का इस्तेमाल किया। और एक आप लिख सकते हैं रस के बारे में, कविता का रस कौन सा है। तो देखिए रसों की जब बात करते हैं कवित्व में, साहित्य में, तो बहुत सारे रस हैं, जैसे माधुर्य रस है, जैसे ओज रस है, वियोग रस है, विहाग रस है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कविता का रस पहचानना है, यानी कविता में किस तरह के रस की बात की गई है। तो इस तरह आपको काम क्या करना है, 3 नंबर के लिए संकेत लिखना है। भाव सौंदर्य में आपको इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है, इन पंक्तियों का ही सरल शब्दों में अर्थ बताना है। और शिल्प सौंदर्य में आपको ये 4-5 चीजें लिखकर इनके वाक्य लिखने हैं। इस तरह आपका एक काव्य सौंदर्य स्पष्ट होगा, एक काव्यांश का। ऐसे आप 2 करेंगे तो आपको 3 + 3 6 अंक मिलेंगे। ये हमारा काव्य सौंदर्य है। और काव्य सौंदर्य कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में है, दोनों में ही इस तरह के प्रश्न आते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इस तरह के प्रश्न में उन्हें करना क्या है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने कभी चीज़ सीखी है, ना कभी चीज़ देखी है, और शायद बहुत सारे स्कूलों में भी ये चीज़ जो है उन्हें उनके क्लासरूम्स में ना बताई गई हो, इसलिए, और बताई भी गई हो तो वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए मुझे लगा कि इन दोनों चीज़ों पर, यानी सप्रसंग व्याख्या पर और काव्य सौंदर्य पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देगी आपकी हिंदी की परीक्षा के बारे में। बाकी प्रश्न जैसे के हैं वैसे हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इस पर वीडियो बनाई गई। ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगर वीडियो आती है भविष्य में आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, ताकि उन तक भी ऐसी जानकारियाँ पहुँचें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.